अध्याय 351 समझौते। ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला। कहीं खजाना साइट में एक गोरी लड़की जमीन पर बैठी थी। उसका सुंदर और तरोताज़ा चेहरा निराशा से भरा हुआ था। सुनहरे घुंघराले बाल पसीने से चिपके हुए थे। उसकी बेज रंग की मुड़ी हुई स्कर्ट गंदी लग रही थी। वह बुरी तरह फटी हुई थी। वह काफ़ी दुखी लग रही थी। डोडो, क्या तुम सचमुच जानते हो कि कैसे जाना है? महारानी छोटी राजकुमारी, मुझे इस बारे में फिर से सोचने दो। स्लाइम अपनी असली हरी प्याज जैसी शक्ल वापस पा चुका था। सामने वाले चौराहे को देखते हुए उसका माथा ठंडे पसीने से भरा हुआ लग रहा था। डोडो को मन ही मन पछतावा होने लगा था। मुझे छोटी राजकुमारी की मुफ्त में 1 महीने तक अच्छी शराब मिलने के लालच में आकर उसके पीछे इस खतरनाक जगह पर नहीं जाना चाहिए था। स्लाइम को इस खजाने के ठिकाने का राज तो नहीं पता था, लेकिन कभी कभार मैडम की कुछ बातें सुन लेता था, इसलिए उसके मन में थोड़ी बहुत समझ आ गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि काले वर्षावन में उन जादुई जालों से निपटने के अपने वर्षों के अनुभव के चलते इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए एलिस के बड़े फायदे के लालच में डूबा डोडो आखिरकार मान गया। सौभाग्य से स्लाइम को अभी भी मालिक के सख्त आदेश याद थे। उसने चेन रुई की शक्ति जैसी कोई और बात नहीं बताई। हालांकि डोडो का यह अति आत्मविश्वास काले वर्षावन में मरते हुए अजगर के सामने रखे गए शिलालेख पर आधारित था। ये शक्ति पगलियों और चेन रुई द्वारा बनाए गए शिलालेख से बिल्कुल अलग थी। कीचड़ का तथाकथित अनुभव जाल को सहने के लिए अपने अमर शरीर का उपयोग करना था। फिर जब उसने जाल को चालू किया तो उसने किसी अजीब शक्ति का प्रयोग करके उसे अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया ताकि एलिस उसमें से निकल सके। समस्या ये थी कि ये शिलालेख और जादुई घेरे सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे, ये ज्यादातर भ्रम और गुमराह करने वाले थे। कीचड़ ने एलिस को कुछ देर तक इधर उधर घुमाया, लेकिन असल में वे भटक गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि वे लगभग एक भयानक विस्फोट जाल में पहुंच गए थे। अगर डोडो समय रहते एक बड़ी ढाल न बन जाता तो एलिस गंभीर रूप से घायल हो जाती। एलिस की शंकाओं का सामना करते हुए स्लाइम को ज्यादा पसीना आ रहा था। उसकी एक अनोखी प्रतिभा थी, इसलिए वह जंक्शन के आसपास जालों की मौजूदगी को भांप सकता था। सांसों में खतरनाकपन की आहट थी। सवाल यह है कि कौन कम खतरनाक है। कई बार चकनाचूर हो चुके स्लाइम में अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी। हालांकि स्लाइम को साफ पता था कि अगर वह एलिस को छोड़कर खुद ही भाग गया तो भले ही वह बचकर निकल जाए, तो वह अपने मालिक और मालकिन से पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। स्लाइम ने कुछ देर सोचा। आमतौर पर दानव लोक के फल का बीच वाला हिस्सा हमेशा सबसे अच्छा होता है, तो फिर बीच का रास्ता ही सही। एलिस को डोडो के रास्ते के चयन का आधार समझ नहीं आया। उसने उसे बीच सड़क की ओर कूदते देखा, इसलिए वह तुरंत उठी और उसके पीछे हो ली। जादुई जाल के पास पहुंचते ही डोडो को अचानक लगा कि जादुई जाल का खतरा अचानक गायब हो गया है, और पता चला कि वह खतरा एक भ्रम था। सर डोडो का चुनाव वाकई समझदारी भरा था। इससे पहले कि स्लाइम अपनी तारीफ पूरी करता, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। डोडो चौंक गया। जब उसने इस व्यक्ति को साफ देखा तो उसने झट से एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई। पता चला कि महान गुरु यहाँ हैं। ये बहुत बढ़िया है। चेन रुई की ताकत अब डोडो से भी ज्यादा हो चुकी थी। इसके अलावा चेन रुई की ऑरोरा शॉट विध्वंसक शक्ति स्वाभाविक रूप से डोडो को नियंत्रित कर सकती थी, इसलिए डोडो मन ही मन अपने स्वामी से डर गया। धूर्त स्लाइम जानता था कि यह यात्रा बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी, इसलिए वह उसे खुश करने के लिए जल्दी से निकल पड़ा। क्या स्वामी ने पहले एक वाक्य नहीं कहा था? मुस्कुराते हुए चेहरे से बढ़कर कोई नहीं होता। वापस लौटते ही मैं तुमसे हिसाब चुकता कर लूंगा। चेन रुई ने डोडो की चापलूसी को नजरअंदाज कर दिया और उसे घूरता रहा। स्लाइम का दिल बैठ गया और फिर उसे स्वामी का एक वाक्य याद आया, बाद में हिसाब चुकता कर लेना। डोडो का अभी अभी का फैसला असल में गलत था। बीच सड़क पर लिखा शिलालेख सबसे शक्तिशाली था। यह बेहद घातक था। अगर यह फटता तो डोडो की मौत तो नहीं होती, लेकिन उसके पीछे खड़ी एलिस जरूर जोरदार झटके से प्रभावित होती। अगर चेन रुई समय पर आकर शिलालेख के फटने को नहीं रोक पाती तो नतीजे बहुत भयानक होते। चेन रुई, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। चेन रुई के आगमन से एलिस की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसके थके हुए शरीर में फिर से ताकत आ गई हो। वह खुशी से वहां चली गई। जब उसने उस इंसान का उदास चेहरा देखा तो उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। उसने दुखी होकर मुंह बनाया। यहाँ बहुत खतरा है, चलो पहले यहाँ से निकल चलें। तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे नक्शे कदम पर चलना होगा। चेन रुई एलिस और डोडो को इधर उधर घुमाता रहा। आखिरकार उन्हें वह सुरक्षित जगह मिल गई जहाँ छोटा काला घोड़ा था। डोडो ने जब छोटे काले घोड़े को देखा तो वह जल्दी से कूद गया, लेकिन छोटा काला घोड़ा इस आदमी के प्रति बिल्कुल अनजान था। उसके खुर जमीन पर धक्के मार रहे थे, मानो उसे चेतावनी दे रहे हों। चलो वापस चलते हैं। एलिस अपना सिर नीचे किए हुए थी। उसकी बात सुनते ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया।
उसके चेहरे पर जिद्दी भाव था। मैं वापस नहीं जाऊंगी। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं और उसका स्वर थोड़ा सख्त हो गया। यहाँ खतरा है, तुम्हें पता नहीं। अगर मैं तुम्हें अभी नहीं ढूंढता तो शायद तुम पहले ही मर चुके होते। मुझे परवाह नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। एलिस अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के अपना आपा खो बैठी। चेन रुई को मन ही मन गुस्सा आया। छोटी लोली की बड़ी आंखों में हल्के हल्के आंसू देखकर उसे एथेना के जाने से पहले के निर्देशों का ख्याल आया और उसका मन थोड़ा शांत हुआ। फिर से सोचने के बाद उसने डोडो और छोटे काले घोड़े को पहले वापस जाने दिया। वैसे भी अभी शिलालेख के स्वतः परिवर्तन का समय नहीं आया था, इसलिए छोटे काले घोड़े को रास्ता याद आ गया। डोडो और छोटे काले घोड़े के चले जाने के बाद भी एलिस बिना कुछ बोले अपने होंठ काटती रही। वह उदास सी लग रही थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? छोटी लोली की आंखों के सामने एक सुगंधित हलवा प्रकट हुआ। छोटी लोली ने चुपके से निगल लिया, लेकिन वह अभी भी जिद्दी चुप थी। ये ब्लूबेरी फ्लेवर है, क्या ये तुम्हारा पसंदीदा नहीं है? वैसे तो छोटी लोली उसे झपट ही लेती, पर हैरानी की बात है कि इस बार वो हिली तक नहीं। सिर झुकाकर बोली, खाने के बाद क्या होता है? तुम्हारे पीछे पीछे। यहाँ बहुत असुरक्षित है, इसलिए हमें वापस जाना होगा। सचमुच? वह अवज्ञाकारी बच्ची फिर से पकड़ी गई। एलिस के स्वर में एक अजीब सी निराशा झलक रही थी। इसे हताशा भी कहा जा सकता है। इस बार उसने सचमुच पुडिंग के अस्तित्व को नज़रअंदाज कर दिया। चेन रुई ने फिर से शब्द देखा, इसलिए उसने और कुछ जवाब नहीं दिया। परेशान करने वाली छोटी बच्ची, समस्या पैदा करने वाली छोटी बच्ची, नासमझ छोटी बच्ची। एलिस का सिर झुक गया। मेरी बहन बहुत मेहनत और परिश्रम करती है। मुझे समझदार होना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। चेन रुई ने स्पष्ट रूप से एलिस के झुके हुए चेहरे से टपकते क्रिस्टल आंसू देखे। हालांकि उसने आगे कुछ नहीं कहा, चेन रुई को अपने दिल में कुछ समझ आ गया। खैर, एलिस तो आखिर 14 साल की बच्ची ही है। बिल्कुल उस छोटी बच्ची जैसा उसने कहा था। उसकी तो बात ही छोड़िए, बड़े होने पर भी ऐसे पल आते हैं जब हम लापरवाह और दुखी होते हैं। सिर्फ प्रिंसेस रिटेल स्टोर में ही कई लोग या चीज़ें ऐसी होंगी जो ठीक नहीं चलती। मैं पहले 14 साल का था। ऐसा लगता है कि यह एक विद्रोही दौर की शुरुआत है। यह विद्रोह दरअसल मेरे वयस्क होने से पहले तक जारी रहा। कुछ चीज़ें तो स्थायी गुस्से में बदल गईं। चेन रुई, क्या मैं अपने जीवन में असफल हूँ? छोटी लोली ने अभी भी अपना सिर नीचे कर लिया। ये शब्द थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। चेन रुई ने सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान दी। एक लड़की जो इतनी छोटी है, राक्षसों की सैकड़ों साल की उम्र को छोड़ भी दे तो भी आम इंसानों के लिए तो उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। उसे नाकाम कैसे कहा जा सकता है? मुझे नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि कई कुलीन महिलाएं जो तुमसे बड़ी हैं अपने माता पिता की छाया में ही दिन भर खा पी और मौज मस्ती कर पाती हैं। एक दयनीय जीवन जी रही हैं। कुछ तो अपने पद का रौब झाड़कर दूसरों पर रौब जमाती हैं। कोई भी स्वतंत्र रूप से दुकान नहीं चला सकता और पड़ोसी देश में शाखा नहीं खोल सकता। मुझे लगता है कि एलिस पहले से ही बहुत अच्छी है। यह कोई तारीफ नहीं, बल्कि एक सच्ची बात है। सचमुच? एलिस ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखों में आशा की चमक चमक उठी। जरूर। चेन रुई ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर इसे मुझे दे दो। क्या? पुडिंग? मैं भूख से मर रहा हूँ। चेन रुई ने राहत की सांस ली। उसने पुडिंग उसे दे दी। छोटी लोली ने उसे तुरंत खा लिया, अभी अभी चबाते हुए। क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया? थोड़ा सा, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। चेन रुई ने देखा कि उसने तुरंत पुडिंग खत्म कर दी तो उसने जूस का गिलास आगे बढ़ाया। एलिस मेरे दिल में मेरी सबसे खास छोटी बहन है। मैं तो बस अपनी बहन की छोटी बहन हूँ। छोटी लोली ने मुंह में भरकर जूस पिया और आखिरकार उस रस की पूर्ति कर ली जो उसने अभी अभी चिल्लाकर कहा था। मैं एथेना की तरह तुम्हारी सबसे खास औरत बनना चाहती हूँ। चेन रुई ने सिर हिलाया। जैसे ही वह बोलने वाला था, छोटी लोली बोली, या जैसे कि किया भी ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि वह वापस क्यों रह रही है। हे। चेन रुई को कोई स्पष्टीकरण सूझा तो वह दंग रह गया। उसने कहा, एलिस, तुम अभी छोटी हो, कुछ तो है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं तो एक्सपर्ट हूँ। एलिस ने एक ही घूंट में जूस खत्म कर दिया। पिछली बार भी एथेना मुझसे इसी तरह की बात कर रही थी। उसके बाद मैंने उसे द हैंडसम गाय हु वाज एब्यूज्ड बाय द प्रिंसेस की एक कॉपी दी थी। चेन रुई जब इस मामले का जिक्र करने लगी तो वह और भी दंग रह गई। एथेना इस महान एक्स रेटेड उपन्यास से बहुत पहले ही प्रभावित हो चुकी थी। रिफाइंड माइंड के दौरान जब वह खतरे में था तब उसके बच्चे के साथ गर्भवती होने के लिए उसने पहल की। उस बड़े पैमाने पर उसने कुछ गंदी गंध वाला सफ़ेद तरल पदार्थ भी निगल लिया। दानव लोक में आने के बाद से यह उसकी पहली विशेष सेवा थी जिसका उसने आनंद लिया था। आखिरकार वह भी कुछ लाभों का लाभार्थी था।
विशेषज्ञ छोटी लोली की विजयी नज़र ने उसकी अभी अभी की आंसू भरी नज़र को भूला दिया था। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ और सुझाऊं? रुको, चेन रुई ने तुरंत उसे रोका। अब और मत पढ़ो उन किताबों को। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम बड़ी होकर अपने आप समझ जाओगी। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मेरी उम्र की कुछ लड़कियां तो पहले ही शादीशुदा हो चुकी हैं। छोटी लोली ने उसकी सपाट छाती की झलक देखी तो उसका आत्मविश्वास अचानक थोड़ा कमज़ोर हो गया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। क्या तुम्हें सिर्फ बड़े स्तन ही पसंद हैं? चेन रुई अचंभित रह गई। क्या ये पसंद सीधे बड़े स्तनों से संबंधित है? ऐसा कहने के बाद एथेना और किया दोनों, जब एथेना ने अपनी छाती थपथपाई तो उसके दोनों गोलार्ध हिल गए, जिससे लोग सचमुच चौंक गए। छोटी लोली के बेहद निराश चेहरे को देखकर चेन रुई तुरंत वास्तविकता में लौट आया। उसने झट से कहा, एलिस, तुम अभी विपरीत लिंग के संपर्क में हो, इसलिए एक स्पष्ट अच्छा प्रभाव पड़ा है। यह कोई सच्ची पसंद नहीं है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें सचमुच पसंद आएगा और प्यार के लायक होगा। चेन रुई ने अनिच्छा से एक विशेषज्ञ की अस्थायी भूमिका निभाई। उसने बहुत कुछ समझाने के लिए अपना दिमाग खपाया। दरअसल उसे खुद ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन छोटी लोली की आंखें और भी चमक रही थीं। तो तुम्हें छोटे स्तनों वाली लड़की से नफरत नहीं है? चेन रुई कुछ देर के लिए अवाक रह गया। काफी देर तक बड़ी मुश्किल से समझाने के बाद छोटी लोली का ध्यान दरअसल इस बात पर था कि अगर शिया को पता चल गया कि मैंने उसकी छोटी बहन को डेट किया है तो मुझे डर है कि वह भयानक शक्ति के साथ विस्फोट करेगी जो दानव सम्राट को भी मात दे देगी। मुद्दा यह है कि मैं वास्तव में उसकी छोटी बहन को डेट करने का इरादा नहीं रखता, बल्कि बड़ी बहन को। ये देखकर कि छोटी लोली एक मृत अंत में बदलने वाली थी, चेन रुई को उसका मार्गदर्शन करने के लिए एक और तरीका अपनाना पड़ा। मुझे बस छोटी उम्र की लड़कियां पसंद नहीं हैं। चलो एक समझौता करते हैं। अगर आज से 5 साल बाद भी तुम्हें कोई पसंद नहीं आया, वो भी 5 साल में 19 साल की हो जाएगी। अगर कुछ होगा भी तो कम से कम मुझे कोई अपराधबोध तो नहीं होगा। और एलिस भी बहुत प्यारी है, लेकिन उसके गुणों के मामले में मैंने सुना है कि 18 साल की उम्र के बाद एक महिला पूरी तरह बदल जाती है। क्या वह ऐसा करेगी? 5 साल। छोटी लोली ने एक पल के लिए अपना सिर झुकाया और दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, बहुत लंबा समय है। कौन जाने इन सालों में तुम्हें कितनी औरतें मिलेंगी। शायद मेरी गिनती सैकड़ों से भी ज्यादा होगी। इन वाक्यों से चेन रुई के पसीने छूट गए। छोटी लोली ने होंठ भींचे और समय सीमा बताई, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। छोटी लोली का विचार था कि अब ज्यादा प्रतिस्पर्धी नहीं थे और एथेना उसकी अच्छी दोस्त थी। किया भी एक दोस्त थी। किताब में दिए गए अनुभव के अनुसार वह आसानी से हरम में घुल मिल सकती थी। फिर वह अपनी दोनों सहेलियों के साथ मिलकर नई औरतों से निपट सकती थी। अगर चेन रुई को ठीक से पता होता कि छोटी लोली क्या सोच रही है तो उसके माथे पर पसीना निश्चित रूप से 10 गुना बढ़ जाता। 1 साल निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। 4 साल, 1.5 साल। आखिरकार दोनों 3 साल पर सहमति जताने को तैयार हो गए। चेन रुई के लिए 3 साल बस टालने की एक तरकीब थी। उसका मानना था कि समय के साथ कई चीजें कमजोर हो जाएंगी। इस सबसे महत्वपूर्ण समझौते के साथ एलिस की पिछली निराशा दूर हो गई। वह अपनी पुरानी छोटी सी जीवंत लोली में वापस आ गई। तुम मेरी बहन को इस बारे में नहीं बता सकते। एलिस की नज़रें धमकी भरी थीं। दरअसल चेन रुई यही कहना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिला दिया। तुम्हें पीछे हटने से रोकने के लिए मुझे पहले एक काम करना होगा। छोटी लोली ने अपनी आंखें घुमाईं। अब अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक गर्म और ताज़ा सांस आती हुई महसूस हुई। सांस ने उसके होंठों पर हल्के से दबाव डाला। जब चेन रुई ने आंखें खोलीं तो छोटी लोली उसके पंजों से नीचे उतर चुकी थी। उसके गोरे और चिकने गाल लाल हो रहे थे। कुछ देर तक तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उसकी तरफ देखे। मुझे फिर से चूमा गया। फिर से? क्यों? ईमानदारी से कहूं तो इस तरह की गर्म और कोमल भावना वास्तव में अच्छी है। छोटी लोली ने पिछली बार की तरह हिम्मत करके जीभ नहीं निकाली। बस एक हल्का सा चुंबन दिया। आखिरकार पिछली बार तो मैं लाश बनने का नाटक कर रही थी। इस बार उसकी शर्मीली सूरत देखकर लगता है कि वो बहुत प्यारी लग रही है। या जैसा कि एथेना ने कहा, वह अब बच्ची नहीं रही। इसे 3 साल पहले ही दे दिया गया, समझो। ब्याज। छोटी लोली ने चेन रुई की सिखाई शब्दावली का बखूबी इस्तेमाल किया, एक अनुभवी नज़र से। घबराओ मत, ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी मर्द को चूम रही हूँ। ये भाव मानो किसी पीड़ित लड़की से कह रहा हो, रो मत। इसकी जिम्मेदार मैं हूँगी। दरअसल पहली बार भी चेन रुई के साथ ही हुआ था, लेकिन उसने पहले उसे गिराकर उसका पहला चुंबन लिया। यह उन दोनों का पहला चुंबन होना चाहिए था। मैंने अभी अभी इसे रिकॉर्ड किया है। अगर तुम्हें पछतावा हुआ तो मैं अपनी बहन को बता दूंगी कि तुम मुझ पर लालच कर रही हो। एलिस ने विजयी भाव से रिकॉर्डिंग स्टोन हाथ में उठाया।
दरअसल यह उसके चेहरे की शर्म को छिपाने के लिए था। क्या तुम्हें मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है? अब कौन किस पर लालच कर रहा है? चेन रुई ने उससे कोई तर्क नहीं किया। उसने बस सिर हिला दिया। ठीक है, मैं आज बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब और नहीं चल सकता। तुम मुझे वापस ले चलो। हो, हे, रिकॉर्डिंग पत्थर दिखाते हुए, वैसे चलते चलते तुम्हें एक कहानी सुनानी होगी, ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अगर शिया को पता चल जाए तो मुझे यकीन है कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय ईर्ष्या करेगी। या ये दोनों हो सकता है। ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला के खजाने के कुछ रहस्यों को धीरे धीरे जानने के बाद एलिस को अब इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि चेन रुई रास्ते में पड़ने वाले जादुई घेरों में आसानी से प्रवेश कर सकती है और बाहर निकल सकती है। समझौते के एक अतिरिक्त प्रावधान के रूप में छोटी लोली ने जानबूझकर चेन रुई से वादा किया कि वह इस बात का खुलासा कभी नहीं करेगी। उसने ये भी वादा किया कि वह सामान्य दिनों में किया का संरक्षण स्वीकार करेगी। अब वह इतनी लापरवाह नहीं होगी। 2 कहानियां सुनने के बाद थकी हुई छोटी लोली चेन रुई की पीठ पर सो गई। जब उसे 3 सींग वाले गैंडे पर बिठाया गया तो उसका कोमल चेहरा किसी नवजात शिशु जैसा शांत था। इससे चेन रुई को सुकून का एहसास हुआ। 3 वर्ष, क्या समय सचमुच सब कुछ बदल सकता है? चेन रुई ने छोटी लोली के बालों को हल्के से सहलाया। अचानक उसे एक पुरानी कहावत याद आ गई, भविष्य की चिंता भविष्य में करो। वैसे भी कम से कम वह सबसे प्यारी बहन है। जब चेन रुई एलिस को अपनी पीठ पर सुलाकर महल लौटा तो शिया जल्दी से बाहर निकल गई। ये देखकर कि छोटी लोली सुरक्षित और स्वस्थ है, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने एलिस को चेन रुई के हाथ से लिया और उसे नौकरानी को सौंप दिया ताकि वह भीतरी आंगन में जाकर आराम कर सके। हालांकि डोडो का चेन रुई में रूपांतरण शायद ही कभी घर से बाहर जाता था, वह पहले ही सार्वजनिक रूप से डार्क मून में प्रकट हो चुका था, इसलिए उसे छिपने की आवश्यकता नहीं थी। लौटते ही तुम्हें एलिस के मामले का ध्यान रखना होगा। कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया, शिया ने कहा। दोनों साथ साथ काउंसिल हॉल में चली गईं। बगल में खड़ी नौकरानियां पहले ही समझदारी से पीछे हट चुकी थीं। कोई बात नहीं, क्या इस समय सब ठीक है? इस बार शिया ने सीधे तौर पर योजना के बारे में नहीं पूछा, बल्कि उसने एक ऐसा वाक्य पूछा। यह कोई औपचारिक अभिवादन नहीं था, बल्कि एक सीधा सा वाक्य था। उसमें एक ऐसा एहसास घुला हुआ था जिसे वह खुद भी नहीं बता सकती थी। मानो वह इस आदमी को बहुत दिनों से न देखने के बाद कुछ कहना चाहती थी। चेन रुई ने उसकी आवाज़ में गर्मजोशी का एहसास सुना। उसने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा पतली लग रही हो। डार्क मून के खजाने के प्रकट होने के बाद से शिया बहुत व्यस्त थी। उसका वज़न थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उसका मनोबल और दृष्टिकोण पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर था, जब उसे पहले काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ता था। हिमखंड देवी जैसा उसका शुद्ध और सुंदर स्वभाव और भी आकर्षक था। डार्क मून की प्रजा के लिए इस तरह की महिमा अप्राप्य थी। हालांकि उसके लिए महिमा और स्वामी ये सब महत्वहीन थे। उसकी नज़र में वह बस एक खूबसूरत बॉस थी। इसके अलावा आइसबर्ग रॉयल सिस्टर बॉस के बीच थोड़ी अस्पष्टता थी। शिया निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन उसे अपने दिल में इसे स्वीकार करना पड़ा। अपने मीठे शब्द एथेना और किया के लिए बचाकर रखो। शिया की नज़रें ठंडी पड़ गईं। जरा सी ढील मिलने पर यह आदमी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि वो भूल गई थी कि बातचीत की शुरुआत उसने ही की थी। चेन रुई अभी भी मुस्कुराते हुए कह रहे थे, तो वह प्रारंभिक सत्य जो मैं कहने वाला था, लेकिन आप अधिक सुंदर हैं, उसे केवल वापस ही लिया जा सकता है। ठीक है, तुम्हें योजना के बारे में बात करनी चाहिए, शिया ने इस बेतुकी बातचीत को रोकने के लिए समापन टिप्पणी में कहा। शायद वह मन ही मन बात जारी रखना चाहती थी, लेकिन वह योजना डार्क मून के भविष्य से जुड़ी थी, इसलिए जाहिर है कि वह ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। चेन रुई ने उसे और नहीं छेड़ा। उसने उसे योजना की प्रगति के साथ साथ अगली संभावित स्थिति और उससे निपटने के तरीके के बारे में भी बताया। शिया खुद को सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। जो योजना उस समय लगभग अकल्पनीय थी, उसे अब इस हद तक क्रियान्वित किया गया है। मूल अपेक्षा की तुलना में इस योजना में बहुत सारे बदलाव हैं। इनमें से कई बदलाव आखिरी पलों में लिए गए थे। दरअसल मुझे इस बारे में यकीन ही नहीं था। मैं बस यही कह सकता हूँ कि मेरी और हमारी किस्मत अच्छी है। खैर, ये सब तुमने ही किया, शिया ने गहरी भावना से कहा। यह सिर्फ 1 साल का काम है, लेकिन शुरुआती और मौजूदा डार्क मून शुरुआत में तुम पर भरोसा करना मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला है। दरअसल जब चेन रुई पहली बार आई थी तो डार्क मून बस एक मरती हुई निराशा थी, लेकिन अब यह एक फलती फूलती उम्मीद थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर योजना सफल रही तो यह उम्मीद साकार होने के और करीब हो सकती है। शिया ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। पूरे डार्क मून की ओर से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अभी मुझे धन्यवाद कहना जल्दबाजी होगी। पूरे डार्क मून ने चेन रुई को महसूस कराया कि माहौल थोड़ा गंभीर लग रहा है,
इसलिए उसने तुरंत आंख मारी। इसके अलावा मैं केवल राजकुमारी रॉयल का व्यक्तिगत आभार स्वीकार करता हूँ। मुझे लगता है भविष्य में इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने के अवसर मिलेंगे। इस बार शिया को गुस्सा नहीं आया। उसने बस अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। एक तरह से मैं पूरे डार्क मून के बराबर हूँ। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। चेन रूई उन बैंगनी आंखों में 70% दृढ़ संकल्प और 30% उदासी देख सकती थी। मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी, पूरे अंधचंद्र के स्वामी और साम्राज्य के कानूनी उत्तराधिकारी के वंशजों के लिए एक अकेला व्यक्ति पूरी सत्ता को प्रभावित कर सकता था। वह हमेशा अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती थी। शायद उसने जन्म से ही अपनी आज़ादी खो दी थी। पिता की मृत्यु के बाद ये बात और भी बढ़ गई। पिछली बार जब आप डार्क शैडो साम्राज्य गए थे तो आपको महारानी कैथरीन से मिलना चाहिए था। उन्होंने पूरे डार्क शैडो साम्राज्य की दिशा बदल दी और उसे बचा लिया। उन्होंने डार्क शैडो साम्राज्य को कदम दर कदम बढ़ाकर आज एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। वह पूरे दानव साम्राज्य की सबसे महान महिला हैं और मेरे जीवन में अनुकरणीय आदर्श हैं। शिया ये भी कहना चाहती थी कि कैथरीन द ग्रेट अब भी अविवाहित हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने यह बात क्यों नहीं बताई। ये पहली बार था जब उन्होंने दूसरों को इस बारे में बताया। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास था। उस गहरे महल के भूमिगत गुप्त कमरे में आईने या विंचाइम के सामने खड़े होने के एहसास की तुलना में ये बिल्कुल अलग था। वास्तव में यदि शिया ने ऐसा वाक्य जोड़ा भी तो वह बेकार था, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसकी आदर्श कैथरीन द ग्रेट का पहला पुरुष और एकमात्र पुरुष वास्तव में उसके सामने खड़ा मनुष्य था। चेन रूई ने अपनी चंचलता को एक तरफ रखते हुए गंभीरता से कहा, शायद एक उत्कृष्ट नेता सचमुच किसी संपत्ति या साम्राज्य को बदल सकता है। मैं इस पहलू में ज्यादा पारंगत नहीं हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि एक साधारण व्यक्ति के पास भी तनाव दूर करने के लिए एक सुकून भरा पल होता है। अगर सब कुछ दिल में दबा रहेगा तो देर सवेर पतन का दिन जरूर आएगा। जो व्यक्ति अपने ही तनाव से टूटा हुआ है वह सचमुच एक महान शासक कैसे बन सकता है। उसने गुप्त कमरे की बात लगभग सबके सामने उजागर कर ही दी थी, लेकिन उसे चिंता थी कि शिया अपनी सबसे बड़ी निजता उजागर करने के बाद बहुत नाराज हो जाएगी। अब उसे अपनी चिंताएं साझा करने के कुछ अच्छे संकेत मिल रहे थे। बेहतर होगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। कम से कम उसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण योजना के सफल होने तक इंतजार तो करना ही था, जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। शिया ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उस आदमी ने एक और शब्द कहा, तो इसलिए क्या आप अपनी व्यक्तिगत कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझसे नृत्य करने के लिए कहने की पहल नहीं कर रहे हैं? किसी महिला को नाचने के लिए बुलाएं। शिया अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। उसने काफी देर तक खुद को संभाला और फिर ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम नाचना चाहती हो तो घर पर 2 औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इसमें थोड़ी जलन क्यों लग रही है? चेन रूई को ऐसा लग रहा था जैसे वह पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हो। मैं अभी नाचना नहीं चाहता, लेकिन मुझे एक और बात सूझी। मुझे याद है कि पिछली बार राजकुमारी रॉयल ने मुझसे वादा किया था। जब मैंने 3 शब्द कहे थे, तुम मुझे नहीं मारोगे। शिया के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी लाली छा गई। चेन रूई ने उसे देखा और उत्सुकता से कहा, लगता है राजकुमारी ने शाही परिवार के नाम की शपथ ले ली है। शिया को बस इतना महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम ज्यादा दूर मत जाओ। चेन रूई ने भावशून्य स्वर में पूछा, क्या ये बहुत दूर है? उसे पूरा यकीन था कि उसका चेहरा किसी घाटी में कृत्रिम रूप से विह्वल रहने वाली महिला जैसा लग रहा था। अगली बार मुझे योजना लगभग पूरी होने के बाद ही वापस आना पड़ेगा। मैं ये 3 शब्द तब तक के लिए छोड़ दूंगा। राजकुमारी रॉयल सोचती हैं कि मुझे कौन से 3 शब्द कहने चाहिए। शिया ने अचानक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। उसकी धड़कनें धीरे धीरे कम होने लगीं। वह पीछे मुड़ी और उसे अनदेखा कर दिया। उसका स्वर दृढ़ था, चाहे कुछ भी हो, ये सब तुम्हारा मामला है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि कोई भी अवास्तविक भ्रम मत पालिए। अपनी पहचान मत भूलना। मैं केवल जाता हूँ। मैं अब ये बेकार की बातें नहीं सुनना चाहता। अब तुम जा सकते हो। मनुष्य का स्वर थोड़ा उदास लग रहा था, तो मैं चलता हूँ। उसके कदमों की आहट सुनकर शिया का सिर थोड़ा झुक गया। उसके स्वर में थोड़ी निराशा थी। एक मूर्ख औरत। उसे तुमसे ये 3 शब्द कहने चाहिए। क्या आप सचमुच इसे सुनना नहीं चाहते? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि वह चला जाए? या आपको डर है कि अगर आप कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, या मना करना मुश्किल हो जाएगा? तुम सचमुच एक मूर्ख औरत हो। इस पल, वैसे, राजकुमारी रॉयल। हॉल के दरवाजे से अचानक आवाज आई तो शिया ऐसे चौंकी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया था। तो अभी मैंने जो कहा। उसके चेहरे पर एक चिढ़ पैदा करने वाली मुस्कान थी। दरअसल मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि उस समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं कबूल करना चाहता हूँ। ओह,
मेरा मतलब है राजकुमारी रॉयल से। आप क्या कर रहे हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। भाड़ में जाओ। राक्षसी हत्यारी आभा में वह भाग गया। महल के पहरेदार, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने अस्थायी रूप से अपनी शिफ्ट बदली थी और चैनरुई को एलिस को अपनी पीठ पर लेकर महल में प्रवेश करते नहीं देखा था, सभी जानते थे कि यह मानव शेरिफ ही था जिसने राजकुमारी रॉयल को फिर से क्रोधित कर दिया था। हर बार एक बार तो ऐसा ही होता था। उन्हें नहीं पता था कि इस आदमी ने आखिर क्या बताया जिससे शाही महारानी इतना नाराज हो गई, लेकिन ये दुस्साहसी आदमी एक दिन अपना दिमाग खो देगा। लेकिन ये कहने के बाद सामान्य रूप से ठंडी शाही राजकुमारी को इतना क्रोधित कर पाना भी एक प्रकार की क्षमता थी। यकीनन ये हाल ही में जागा हुआ मानव शेरिफ ही था जो बेशर्मी से भाग गया। कुछ जाने पहचाने पहरेदारों की अजीब निगाहों को देखकर वह मानव अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट उमड़ आई। एक मूर्ख औरत। शायद उसे मूर्ख औरत कहना ज्यादा प्यारा होगा। काउंसिल हॉल में शिया ने हल्के से अपना चेहरा छुआ। उसे अंदर से बाहर तक एक ऐसी गर्मी महसूस हुई जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह शर्म थी, झुंझलाहट थी या दोनों। अंततः यह एक वाक्य में सिमट गया, यह शापित आदमी। राजकुमारी रॉयल को यह नहीं पता था कि यह उपाधि कुछ महीने पहले क्रिस्टल वैली में उनकी आदर्श डार्क शैडो साम्राज्य की महारानी कैथरीन द्वारा भी कही गई थी। इसके अलावा ये वही शापित आदमी था। कितनी औरतों और लड़कियों के दिलों से उसे खेलना था। एंग्री पैट्रियन अपडेट। अगले सप्ताह कोई अतिरिक्त अध्याय नहीं होगा क्योंकि प्रतिज्ञा राशि पहले सामुदायिक लक्ष्य से कम हो गई है। डार्क मून सिटी। वित्त मंत्री के आवास पर जोसेफ एल्विन अपने अधीनस्थ रॉयस की रिपोर्ट सुन रहा था। पिछले महीने हमारी जादू की दुकान की आय में सबसे ज्यादा लगभग 35% की गिरावट आई। खजाने की वजह से समग्र राजस्व के अन्य पहलुओं में भी वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि बहुत कम थी, लगभग 1%। जोसेफ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। जादू की दुकान इतनी गिर गई है? क्या एक लोग गैंग की जादू की दुकान की वजह से है? रॉयस ने सिर हिलाया। हाँ, जब से मास्टर शिंगशिंग क्लोक मैजिक शॉप के अध्यक्ष बने हैं तब से सामान हर बार जल्दी बिक जाता है। हमारे ग्राहक भी वहां गए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अन्य दुकानों को भी प्रिंसेस रॉयल के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि उन्हें नाइट मार्केट में शामिल नहीं किया जा सका और मूल दुकानों के पास ही समान प्रतिस्पर्धी दुकानें खोलनी पड़ीं। कास्टर परिवार और प्रिंसेस रॉयल द्वारा सह स्थापित नए चैम्बर ऑफ कॉमर्स मूनलाइट के अलावा इसने हमें मुश्किल में डाल दिया है। मेलन परिवार के बारे में क्या ख्याल है? जहां तक मुझे पता है, मेलन परिवार ने बहुत पहले ही राजकुमारी रॉयल से गुप्त रूप से दोस्ती कर ली थी। उनके उद्योग पर उतना बुरा असर नहीं पड़ा जितना हमारे उद्योग पर पड़ा है। और 2 दुकानों को तो नाइट मार्केट में शामिल होने की इजाज़त भी मिल गई है। रॉयस ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यही बात उस छोटे से परिवार पर भी लागू होती है जो पहले हम पर निर्भर था। वे लोग अवसरवादी हैं। वे बिल्कुल अविश्वसनीय हैं। शुरू से ही मैंने इन लोगों पर भरोसा करने की योजना नहीं बनाई थी। जोसेफ ने सिर हिलाया। इस खजाने के आ जाने से राजकुमारी रॉयल की कुछ मूल गलतियां सबसे कारगर तरीकों में बदल गई हैं, जैसे सड़कों की मरम्मत, दुकानों का नवीनीकरण वगैरह। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह तैयार थीं। मैंने तो शुरुआत में आधी फीस मुफ्त में ही दे दी थी। अब सोचकर लगता है कि मैं किसी जाल में फंस गया हूँ। रॉयस का मन बदल गया और उसने एक विचारमग्न नज़र से देखा। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन जीवन शक्ति का फव्वारा नकली नहीं होना चाहिए। चेनरुई नामक मानव का जागरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा जीवन शक्ति के फव्वारे के पानी की बोतलें जो एथेना पिछली बार वापस लाई थीं, कल एक नीलामी में भारी कीमत पर बिक गईं। खरीदार डार्क शैडो साम्राज्य का एक औषधि विशेषज्ञ था। जीवन शक्ति के फव्वारे और खजाने की खोज करने वालों की अंतहीन कतार के अनुभवों को देखते हुए ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला में एक रहस्यमय खजाना जरूर है जो पहले अज्ञात था। नीलामी। इस नए शब्द ने जोसेफ को उत्सुक कर दिया। सर, मैं अभी कुछ समय पहले ही लौटा हूँ, इसलिए आपको शायद पता न हो कि डार्क मून का नया खुला नीलामी घर सीधे स्वामी के अधिकार क्षेत्र में एक नया उद्योग है। यह उत्तर पश्चिम ब्लॉक में स्थित है। यह विशाल है और इसकी सुरक्षा कड़ी है। उन्होंने डार्क शैडो साम्राज्य के मैकेनिक एसोसिएशन के कई गुरुओं को डार्क शैडो साम्राज्य के कास्टर परिवार के माध्यम से एक जटिल रक्षात्मक जादू का घेरा बनाने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है। सुरक्षा का स्तर ऊंचा है। मेहमान नीलामी घर में कुछ मूल्यवान वस्तुएं रख सकते हैं और नीलामी घर इन वस्तुओं का मूल्यांकन करेगा। एक निश्चित समय पर एक खुली बोली नीलामी आयोजित की जाती है जहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को वस्तुएं मिलती हैं। इस बीच नीलामी घर लेनदेन राशि का 20% इनाम के रूप में लेगा। 20%। जोसेफ हैरान था। उसे अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ माना जाता था। यह नीलामी घर बस एक ट्रांसफर फंक्शन है, इसलिए उन्हें अचानक से फायदा हो रहा है। उन्हें असल में 20% का ऊंचा मुनाफा मिल सकता है। इसके अलावा लेन देन जितना ज्यादा होगा, मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होगा। ये तो बस एक नकदी गाय है।
जीवन शक्ति के फव्वारे के अलावा इस बार महल और कई परिवारों द्वारा प्रदान किए गए खजाने भी थे। सबसे उल्लेखनीय खजाने ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला के एक खजाना शिकारी द्वारा नियुक्त कुछ खजाने थे। इसने बड़ी संख्या में बोलीदाताओं को आकर्षित किया। दृश्य बेहद जीवंत था। इस नीलामी की सफलता ने कई लोगों को अगली नीलामी के लिए टिकट पहले से बुक करने के लिए प्रेरित किया है। जोसेफ की आंखें चमक उठीं। चूंकि स्वामी सीधे तौर पर व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं, इसलिए दूसरे लोग ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। यह इतने बड़े लाभ पर एकाधिकार करने के बराबर है। क्या नीलामी घर है? रॉयस जानता था कि शिया ने पहले कुछ हासिल नहीं किया था। जोसेफ जरूर इन बातों के बारे में सोचेगा, इसलिए उसने कहा, मेरा मानना है कि इस नीलामी घर का विचार शायद चेन रुई से आया होगा। उसने यह अवधारणा मानव जगत से ली होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जोसेफ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। पिछले 6 महीनों में डार्क मून बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बदल गया है। प्रिंसेस रिटेल स्टोर, बैटल बॉल, नाइट मार्केट, डार्क शैडो एम्पायर के कस्टर परिवार ने डार्क मून में प्रवेश किया और नए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सह स्थापना की। डार्क मून का नवीनीकरण और नीलामी घर, ये बदलाव निश्चित रूप से पर्दे के पीछे के इस इंसान के विचार से अविभाज्य हैं। लगता है मैं इस छोटे से आलू को कम आंक रहा था, जिसे मैं पहले महत्वहीन समझता था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ तुम वास्तव में उसके सामने एक तुच्छ व्यक्ति हो, रॉयस ने मन ही मन कहा, लेकिन ऊपर से वह चिंतित लग रहा था। अंधेरे चंद्रमा की गति अब मूल रूप से आकार ले चुकी है। अगर हम इस मानव को गुप्त रूप से मार भी दें तो भी कोई मदद नहीं मिलेगी। हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यह सोचना है कि इस नुकसान को कैसे वापस पाया जाए। अन्यथा जब तक हम इसी तरह विकास करते रहेंगे, हम दूसरे पक्ष के प्रयास के बिना पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। जोसेफ ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाल ही में उसकी स्थिति थोड़ी खराब रही थी। डार्क मून और रेड स्पिरिट दोनों में ही स्थिति मुश्किल थी। हालांकि चार्ल्स के मामले में उसके पिता जोश को इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि उसने राजधानी को सूचना दी थी, लेकिन जोश ने स्पष्ट रूप से उसे अलग थलग करना शुरू कर दिया था। टाउन मोडो की नीतियों पर प्रतिबंधों का संकेत था। एकमात्र राहत की बात यह थी कि राजधानी के राजकुमार ओब्सिडियन ने इस बार राजधानी और रीजेंट के प्रति उनकी वफादारी के लिए काफ़ी प्रशंसा व्यक्त की। राजकुमार ओब्सिडियन ने स्पष्ट रूप से लाल आत्मा के स्वामी जोश में कुछ कमियों की ओर भी इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि रीजेंट जोसेफ को भविष्य में संपत्ति की विरासत मिलने को लेकर आशावादी थे। जहां तक मौजूदा हालात की बात है, ये विरासत साफ तौर पर दूर थी और राजधानी की मंजूरी सिर्फ ज़बानी थी। फिर भी जोसेफ को इसका कोई अफसोस नहीं था। अगर चार्ल्स और कनिता साथ देते तो शायद अब वह निष्क्रिय नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में नाकामयाब होता। इसके अलावा समय से पहले प्रभु का पद विरासत में प्राप्त करना पूरी तरह असंभव नहीं था। ये संभावना कुछ आकस्मिक परिस्थितियों पर आधारित थी, जैसे कि जोश की स्वास्थ्य समस्याएं। न केवल उसे राजधानी का दीर्घकालिक समर्थन प्राप्त था, बल्कि उसका एक अथाह सहयोगी भी था, ग्लूटोनी शाही परिवार का उत्तराधिकारी अगुइले बीलजेबूब। अभी अभी उसे अगुइले का एक पत्र मिला जिसमें उसे क्लोक गैंग में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। ये अगुइले की पिछली याद दिलाता है, जिसने उसे समय रहते कनिता के भारी लाभ को नष्ट कर दिया था। यह मुलाकात उसके लिए वर्तमान संकट से मुक्ति पाने का एक अवसर हो सकती है। अगुइले ने उसे उत्तर पश्चिमी ब्लॉक में क्लोक गैंग के दूसरे गढ़ में मिलने के लिए आमंत्रित किया। यह मूल रूप से मेलन परिवार का ठिकाना था। यह इलाका काफ़ी विशाल और मूल्यवान था। मेलन परिवार पर क्लोक गैंग के नेता की हत्या और मानव तस्करी का संदेह था, इसलिए उन्हें ये जगह छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजकुमारी रॉयल शिया ने मुआवजे के तौर पर इसे क्लोक गैंग को हस्तांतरित कर दिया था। इस बात से बचने के लिए कि वित्तीय अधिकारी का क्लोक गैंग के साथ कोई गुप्त संबंध है, जोसेफ इस बार भेष बदलकर घर आया। जल्द ही उसे एक नए बने स्टेडियम में ले जाया गया। स्टेडियम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, मानो कोई महत्वपूर्ण जगह हो, लेकिन अंदर जाने पर ही पता चलता था कि असल में यह एक इंडोर बैटल बॉल कोर्ट था। ये 3 लोगों के लिए एक सामान्य जगह लग रही थी। उसका पुराना दोस्त अगुइल मैदान में 3-on-3 बैटल बॉल मैच देखते हुए किनारे बैठा था। उन सभी खिलाड़ियों ने अजीबोगरीब मुखौटे पहने थे। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अगाइल के अलावा जोसेफ ही एकमात्र दर्शक था। तुम यहाँ हो मेरे दोस्त। अगाइल न तो उठा न ही उसकी तरफ देखा। उसने बस एक तरफ इशारा किया, बैठ जाओ। जोसेफ को पहले से ही पता था कि यह मित्र कम से कम एक महान दानव राजा स्तर का महाशक्तिशाली व्यक्ति है। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रतिद्वंद्वी का रवैया अच्छा माना जा रहा था। जैसे ही जोसेफ बैठा, अगाइल ने शांति से कहा, जहां तक मुझे पता है, लगता है तुम्हें हाल ही में कुछ परेशानियां हुई हैं। चाहे वो रेड स्पिरिट हो या डार्क मून, लगता है हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये वाकई अच्छा नहीं है। जोसेफ ने आह भरी और इनकार नहीं किया। वह जानता था कि इस आदमी के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, खासकर खुफिया क्षमताएं।
कनिता और उस विदेशी इंसान के बीच की मिलीभगत का खुलासा उसे अगुइल ने किया था। ये कहा जा सकता है कि अगुइल ने उसे इस मुश्किल से बचाया। बेशक जोसेफ बहुत आभारी नहीं था क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। अगुइल ने उसकी मदद की क्योंकि उसके पास अभी भी उपयोगिता थी। मूल रिश्ते के विपरीत जहां वह दूसरे पक्ष से ज्यादा मजबूत था, अब जोसेफ कमजोर पक्ष में था, चाहे व्यक्तिगत शक्ति के मामले में हो या बल के मामले में। इसलिए उसे अपनी अहमियत दिखाने और दूसरे पक्ष की ताकत का और इस्तेमाल करके मौजूदा कमजोरी को दूर करने की कोशिश करनी थी। चेन रूई ने जोसेफ के हाव भाव को देखा और कहा, तो क्या आपके पास स्थिति को बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का साहस है? सब कुछ दांव पर लगा दूं? जोसेफ उलझन में लग रहा था। अगर मैं सब कुछ दांव पर लगा भी दूं तो भी मैं पासा कैसे पलट सकता हूं? चेन रूई ने सिर हिलाया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं बताया। उसकी नज़र मैदान में चल रहे मुकाबले पर थी। जोसेफ उस वक्त जवाब नहीं दे पाया। क्या तुमने मुझे सिर्फ खेल देखने के लिए यहाँ बुलाया है? हालांकि जोसेफ कोई अधीर व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि सामने वाले का कोई न कोई मकसद जरूर होगा, इसलिए उसने उस समय जल्दबाजी में मदद नहीं मांगी। वह अगुइले के साथ मैदान में चल रहे रोमांचक खेल को चुपचाप देखता रहा। धीरे धीरे जोसेफ को एहसास हुआ कि यह बैटल बॉल गेम अप्रत्याशित रूप से जबरदस्त था। यह भी एक बैटल बॉल ही था, लेकिन पासिंग या शूटिंग करते समय वे कई अप्रत्याशित आग बदल सकते थे। चाहे कौशल, शारीरिक फिटनेस या समग्र आक्रामक और रक्षात्मक समन्वय के मामले में, ये डार्क मून की सर्वोच्च स्तर की दो टीमों, इंपीरियल गार्ड्स और गैरिसन गार्ड्स सहित, मैंने अब तक देखे गए किसी भी खेल से बेहतर है। इसे उनसे एक स्तर ऊपर कहा जा सकता है। आप इस टीम के बारे में क्या सोचते हैं? अंत में दूसरी टीम बोली। मैंने ऐसा शानदार खेल कभी नहीं देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे सिर्फ इंटरमीडिएट डेमन हैं। जोसेफ ने सच्चाई से जवाब दिया। अगर 11 लोग हैं जो इस मानक और सामंजस्य तक पहुंचते हैं, तो मेरा मानना है कि वे डार्क मून में किसी भी आधिकारिक और निजी टीम को हरा सकते हैं। सटीक रूप से कहें तो 20 लोग और 9 विकल्प हैं। जब डार्क मून ने बैटल बॉलर्स के साथ प्रयोग शुरू किया, तब तक उनके पास मौजूदा डार्क मून टीम का सबसे ऊंचा स्तर पहले से ही था। अगुइल ने एक राज खोला, क्योंकि बैटल बॉल मैंने ही बनाई थी। जोसेफ दंग रह गया। इस बैटल बॉल ने डार्क मून की सेना की युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है। साथ ही इसने अर्थव्यवस्था के लिहाज से अकल्पनीय लाभ भी पहुंचाया है। अप्रत्याशित रूप से इसे अगुइले ने ही बनाया है। मुझे ऐसे डार्क मून की जरूरत नहीं जो मर रहा हो और मौत के कगार पर हो। मुझे एक सचमुच समृद्ध और शक्तिशाली संपत्ति चाहिए। चेन रूई ने ऐसे लहजे में कहा मानो मौजूदा डार्क मून पर शिया का नहीं, बल्कि उसका नियंत्रण हो। अगाइल बीलज़ेबूब, जैसा कि मैंने कहा, मेरी असली पहचान मुझे डार्क मून को सार्वजनिक रूप से नियंत्रित करने से रोकती है, इसलिए मुझे एक प्रवक्ता की जरूरत है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में हिम्मत है या नहीं। चेन रूई के स्वर ने जोसेफ की आंखों में चमक ला दी। क्या ऐसा हो सकता है कि अगुइल के पास पहले से ही एक अचूक योजना हो कि देर सवेर डार्क मून उसका हो जाएगा? मुझे क्या करना होगा? जोसेफ ने अपना दिमाग घुमाया और निर्णायक रूप से पूछा। अगर वह डार्क मून को नियंत्रित कर सके और शिया को एक खोखला खोल बनने पर मजबूर कर सके, तो राजधानी में उसकी सराहना और पुष्टि जरूर होगी। वर्तमान डार्क मून को आधार बनाकर जोश चाहे जितना भी उसे दबाए, वह अजेय रह सकता है। जरूरत पड़ने पर वह अपने हितों के बदले में बेलज़ेबूब परिवार को भी राजधानी के सामने ला सकता है। चेन रूई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस मैदान में एक दूसरे से भिड़ रहे खिलाड़ियों की ओर इशारा किया। जोसेफ की भौहें तन गईं और अचानक उसे कुछ समझ आया। तुम्हारा मतलब बैटल बॉल से है? दरअसल आज जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हें अपनी जीत की सुबह दिख जानी चाहिए थी। चेन रूई मुखौटे के पीछे से आत्मविश्वास से हंसा। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कैसे दांव लगाते हो। जोसेफ तुरंत सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय वह कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा और फिर बोला, मेरे हाथ में चिप्स हैं। मुझे डर है कि वे उस राजकुमारी के साथ शर्त लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। क्या होगा अगर तुम नाइट मार्केट और क्लोक गैंग की सारी संपत्तियां इसमें शामिल कर लो? चेन रूई ने इस चालाक दुश्मन को फुसलाना जारी रखा। मैं सही समय पर कुछ टकराव पैदा करूंगा और शिया से खुलकर लड़ूंगा। हालांकि मुझे पहले एक बात स्पष्ट करनी होगी। मैं डार्क मून का असली स्वामी हूं। तुम्हारी मंजिल यहाँ नहीं, बल्कि रेड स्पिरिट में है। डार्क मून के सफल होने के बाद मैं अगले चरण में रेड स्पिरिट पर विजय पाने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हालांकि तुम्हारे पिता, जो मध्य अवस्था में दानव सम्राट हैं, अपने चरम पर हैं, लेकिन लोगों के साथ कुछ दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं, है ना? भविष्य के स्वामी। जोसेफ को लगा कि अगुइल ने उसकी मदद सिर्फ अपने वित्तीय अधिकारी की पहचान और पूंजी संबंधों का इस्तेमाल करके डार्क मून पर खुलेआम कब्जा करने के लिए की थी। हालांकि ऐसा उसके मौजूदा संकट को सुझाने के लिए हुआ। इसे आपसी इस्तेमाल माना जा सकता है। अगर दूसरे पक्ष ने बदले में कुछ मांगे बिना उसकी मदद की होती, तो ये काफी संदिग्ध होता।
दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तावित लाल आत्मा प्रभु ने भी जोसेफ को लुभाया और उत्साहित किया। मुखबिरी के कारण उसे राजधानी के रीजेंट से पहले ही प्रशंसा मिल चुकी थी। अगर इस समय उसके पिता के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती जिसके कारण प्रभु का पद रिक्त हो जाता, तो प्रभु बनने की उसकी उम्मीद कनिता से कहीं ज्यादा होती। एगल शिया के इर्द गिर्द मंडराता रहा, कदम दर कदम उसके भरोसे को तोड़ता रहा और बैटल बॉल के उभार की योजना बनाता रहा। डार्क मून को काबू करने और बील्जेबब को जिंदा करने के लिए वह मेहनती नाइट मार्केट और क्लोक गैंग पर दांव लगाने से भी नहीं हिचकिचाता। मेरे सामने बैटल बॉल खेलने वालों की गुणवत्ता को देखते हुए अगर शिया इस जाल में फंसती रही तो वह हार ही जाएगी। अब बात आती है शिया को इस जुए के खेल में शामिल करने की। इस मामले में मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि डार्क मून का चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आर्थिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मेरे हाथ में है। जब तक मैं इसे नहीं सौंपता तब तक शिया को डार्क मून पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने वाला नहीं माना जाएगा। चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, ये योजना पूरी तरह से व्यवहार्य है। जब तक कि अगुइले अचानक अपना दिमाग नहीं खो देता और बील्जेबूब रॉयल परिवार के भविष्य और उनके श्रमसाध्य प्रयासों को अपने दुश्मन लूसीफेर रॉयल परिवार को सौंपना चाहता है, जबकि इस प्रक्रिया में मुझे वित्तीय अधिकारी को बलिदान करना पड़ता है। क्या ऐसा संभव है? जोसेफ के चेहरे पर दृढ़ता बढ़ती गई। आखिरकार वह बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हो गया। मैं शर्त लगाता हूँ। वित्तीय अधिकारी जो ये सोचता था कि वह जीत रहा है, वह शायद यह मुहावरा नहीं जानता होगा, सब कुछ संभव है। मुझे आश्चर्य है कि दानव लोक के मनोरंजन पार्क में भूतों का घर कैसा होगा। क्या वहाँ मानव जगत की अलग अलग वेशभूषा पहने राक्षस होंगे? और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोसेफ मुश्किल से मिलने का नाटक करेगा। समुदाय लक्ष्य 1 से 1 और अतिरिक्त रिलीज उपन्यास का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। जोसेफ को बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ जाते देख चेन रुई ने समझदारी भरी मुस्कान दी। चेन रुई जोसेफ के ज्यादातर विचारों को हवा के झोंके से भांप सकता था। ये वाकई वापसी का सबसे अच्छा मौका था। जब तक जोसेफ डार्क मून का पूरा आर्थिक नियंत्रण जीत लेता और शिया को पूरी तरह से बेबुनियाद बना देता, तब तक राजधानी में उसकी बहुत कद्र होती। इतना ही नहीं, बेल्जेबूब शाही परिवार की मदद से वह अपने पिता जोश को, जो संतुलन का खेल खेल रहा था, गलती से खत्म करने का रास्ता ढूंढ सकता था। राजधानी के सहयोग से वह बिना किसी विवाद के अपने पिता की जगह ले सकता था और लाल आत्मा के स्वामी के सिंहासन पर आसीन हो सकता था। जहां तक कनीता का सवाल है, उसे केवल जोसेफ द्वारा ही मारा जा सकता था क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े समर्थक जोश को खो दिया था। ये पूरी तरह से संभव था, भले ही यूसुफ उस समय तक बेल्जेबूब शाही परिवार को धोखा देना चाहता था। जोसेफ का विचार वाकई सही था, वरना वह इतनी शिद्दत से इस पर राजी नहीं होता। ये वाकई एक ऐसी पटकथा थी जिसने डार्क मून को पूरी तरह से नियंत्रित किया। जोसेफ बेशक एक अहम किरदार था, लेकिन असली नायक कोई और था। ईश्वर भक्षी मुखौटे और शिया की हरकतों के कारण जोसेफ को पहले से ही यह अंदाजा हो गया था कि बेल्जेबूब शाही परिवार के अगुइले की पहचान संदेह से परे है। इतने सारे कामों के साथ अगुइले जानबूझकर शिया के इर्द गिर्द मंडरा रहा था ताकि डार्क मून को नष्ट करने और बेल्जेबूब को पुनर्जीवित करने की महान योजना बनाई जा सके। इसलिए हालांकि यह पाखंडी अच्छा व्यक्ति स्वभाव से संदिग्ध था, लेकिन सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने अगुइले की प्रेरणा और योजना के साथ किसी भी समस्या के बारे में नहीं सोचा। अप्रत्याशित रूप से जो बात उसे सबसे असंभव लग रही थी, वह वास्तविकता थी। ये दृश्य तब तक निश्चित रूप से काफी रोमांचक हो चुका होगा, लेकिन निर्देशक शायद इसे देख न पाएं क्योंकि तब तक उन्हें किसी और बड़े शो का निर्देशन करना होगा। वह डार्क मून में बस कुछ ही दिन रुकेंगे। जोसेफ को विदा करने के बाद चेन रुई सीधे क्लोक गैंग के पुराने घर में गया। कई विवरण पहले से ही समझाने की जरूरत थी, जिसमें जोसेफ के साथ सहयोग करने के कुछ उपाय और दुर्घटनाओं की स्थिति में बदलाव भी शामिल थे। जब वह दक्षिण पूर्वी ब्लॉक की लेन 4 पर पहुंचा तो उसने अपने गिरोह के सदस्यों को क्लोक गैंग के सामने इकट्ठा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सामना किसी दुर्जय दुश्मन से हो रहा हो। प्रतिद्वंद्वी के पास सिर्फ 3 लोग थे। चेन रुई धीरे से आगे बढ़ा। किसी ने पहले ही नेता को आते देख लिया था और उन्होंने रास्ता दे दिया। चेन रुई ने भेष बदले हुए स्काई की एक झलक देखी जो भीड़ में थोड़ा चिंतित लग रहा था। स्काई की ताकत तो पहले से ही महान दानव राजा के बराबर है, लेकिन वो इतना भयानक रूप दिखा रहा है। क्या ये लोग उसके दुश्मनों से जुड़े हैं? ये तीनों लोग पुरुष थे। नेता एक युवा था जिसके चेहरे की बनावट अलग थी, स्वभाव विनम्र और अनोखा था। उसके पीछे एक आदमी लंबा, बलवान और ताकतवर था, जबकि दूसरा कमजोर, दुर्बल और बुरा था। हालांकि चेन रुई के अनुसार ये दोनों लोग किसी भी तरह से साधारण नहीं थे। खासकर बुरा, उसने चेन रुई को बेजोड़ होने का एहसास दिलाया। चेन रुई ने तुरंत विश्लेषणात्मक आंखें चालू कर दीं। प्रदर्शित आंकड़ों ने उसे मन ही मन चौंका दिया। युवा नेता, जाति, लालच, शाही परिवार,
व्यापक शक्ति मूल्यांकन, बी जोड़ शारीरिक बनावट, बी शक्ति, सी आत्मा, बी जोड़ चपलता, बी लंबा आदमी जाति, क्रोधशाही परिवार। व्यापक शक्ति मूल्यांकन, ए शारीरिक बनावट, ए शक्ति, ए आत्मा, सी जोड़ चपलता, ए दुबला पतला बूढ़ा आदमी जाति, लालची शाही परिवार। व्यापक शक्ति मूल्यांकन, ए प्लस शारीरिक बनावट, ए शक्ति, ए आत्मा, ए प्लस चपलता, ए प्लस। एक महान दानव राजा और दो दानव सम्राट। दानव सम्राट एक विशिष्ट महान स्वामी के स्तर तक पहुंच गए हैं। एक और दानव सम्राट तो कम से कम उससे भी बाद की अवस्था में है। शायद वह भी एक दानव अधिपति ही हो। दोनों दानव सम्राट महान दानव राजा स्तर के युवक की बात मानते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि यह विनम्र व्यक्ति खूनी साम्राज्य के शाही परिवार का कोई कुलीन व्यक्ति होगा। उसकी पहचान असाधारण है। अगर वे सचमुच स्काई के दुश्मन हैं तो अगर कुछ हो जाए तो मैं अकेला ही बेजोड़ हूँ। अगर बूढ़े की असली शारीरिक शक्ति दानव अधिपति तक पहुंच जाती है तो पगलियों की मदद से भी जीत की संभावना लगभग न के बराबर है। चेन रूई सोचता रहा और चलता रहा। वह उन तीनों के पास पहुंच चुका था। गुरुजी, ये तीन लोग गुरु शिंगशिंग से मिलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा था कि गुरुजी विदेशियों से नहीं मिलते, लेकिन वे तो अंदर घुसना चाहते थे। दीदी की नज़र में ये तीनों लोग क्लोक गैंग को भड़काने की बेहद हिम्मत कर रहे थे। वे डार्क मून की सबसे बड़ी ताकत को भी कुछ नहीं समझते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पास पूरे क्लोक गैंग को खत्म करने की ताकत है। पता चला कि वे मास्टर शिंगशिंग से मिलना चाहते हैं। चेन रूई, जिसने सबसे बुरी योजना बनाई थी, थोड़ा हैरान हुआ। ये सुनकर कि दीदी चाहती थी कि चेन रूई उन तीनों आदमियों को सबके सामने सबक सिखाए। चेन रूई खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से अपना सिर हिला दिया। वे जरूर मास्टर शिंगशिंग की इज्जत की खातिर ऐसा कर रहे होंगे, वरना पूरे क्लोक गैंग में या पूरे डार्क मून में भी कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तुम सब बहुत बदतमीज हो। ये तीनों दूर से आए हुए विशिष्ट अतिथि हैं। अभी विदा हो जाओ। चेन रूई की डांट सुनकर गिरोह के सदस्य जो दिखावा कर रहे थे अचानक अवाक रह गए। चून की नेता अगाइल की प्रतिष्ठा लोगों के दिलों में गहराई तक बसी हुई थी, इसलिए उन्होंने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और विदा हो गए। सज्जनों, अशिष्टता क्षमा करें। कृपया मेरे साथ आइए। चेन रूई ने उन तीनों की ओर हल्के से सिर हिलाया। उसने विनम्रता से आमंत्रण का इशारा किया। विनम्र युवक ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। वे उस प्राचीन घर में चले गए। उसके पीछे खड़े दो शक्तिशाली दानव सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और फिर उनके पीछे चले गए। जब दोनों पक्ष हॉल में आए तो बूढ़ी दीदी बहुत समझदार थीं। उन्होंने अपना पुराना रवैया छोड़ दिया और तुरंत नौकरानी को जलपान का इंतजाम कर दिया। आप आराम से तशरीफ रखिए। युवक अपनी सीट पर नहीं बैठा, बल्कि आसपास के माहौल को गौर से देखने लगा। उसने कहा, ये क्लोक गैंग का सरगना होगा, सर एगल। हम वाकई बहुत दूर से आए हैं और आज ही डार्क मून सिटी पहुंचे हैं। लगता है इस गैंग की बुद्धि कमाल की है। बेशक, चेन रूई यह नहीं कहेंगे कि एनालिटिकल आइज के डेटा ने तीनों की नस्ल और ताकत दिखाई। उन्होंने कहा, क्लोक गैंग के सदस्य डार्क मून के हर कोने में हैं। हमारे पास ये छोटी सी क्षमता जरूर है। यह मामला है, मैंने सुना है कि प्रसिद्ध मास्टर जिंगशिंग क्लोक गैंग में हैं। हम इस मैकेनिक मास्टर से मिलना चाहते हैं। क्या मैं उन सज्जनों के नाम और मूल स्थान पूछ सकता हूं ताकि मैं आपको संदेश दे सकूं? हालांकि मिलना या न मिलना ये स्वामी की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हम कितना घमंडी है, युवक के पीछे खड़े लंबे और मजबूत आदमी ने कहा। अगर हमें उससे मिलना ही पड़े तो। मास्टर शिंगशिंग क्लोक गैंग के सर्वोच्च स्तर के अतिथि हैं। मुझे उन्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हालांकि चेन रूई ने ऐसा कहा था, लेकिन मास्टर शिंगशिंग से मिलने के तीन लोगों के खुले अनुरोध को देखते हुए ये यांत्रिकी से संबंधित होना चाहिए, इसलिए वे दुश्मन नहीं थे। क्या तुम उसकी रक्षा कर सकती हो? मुझे ऐसा आदमी पसंद नहीं जो कुछ होने का दिखावा करता हो। पहले अपने चेहरे से टूटा हुआ नकाब उतारो। लंबा और मजबूत आदमी व्यंग्य से बोला। उसके शरीर में धीरे धीरे एक गति आ रही थी। चेन रूई को बस एक राजसी जानलेवा आभा हवा में भेदती हुई उसके दिल पर छा गई। दोनों तरफ की नौकरानियां इससे अनजान लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस हटे कट्टे आदमी की ताकत को पूरी तरह से लचीला बना दिया गया हो। परिष्कृत मन के बाद चेन रूई की इच्छाशक्ति बेहद दृढ़ हो गई थी। इसके अलावा उसने एक से ज्यादा बार दानव अधिपति स्तर के शक्तिशाली लोगों का सामना किया था। विशेष प्रशिक्षण में पगलियों ने उसे कुचल भी दिया था। इसलिए शुरुआती दौर में दानव सम्राट के इस जानलेवा आभामंडल ने उसे भयभीत नहीं किया। उसका स्वर शांत रहा। ये कहना मुश्किल है कि हम दोनों में से कौन जीतेगा, लेकिन मैं उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। चेन रूई ने यह कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो बाहर से कमजोर लग रहा था। जब बूढ़े व्यक्ति ने ये शब्द सुने तो उसकी आधी बंद आंखें अचानक खुल गईं।
उसकी आंखों में एक महीन रोशनी की लकीर उभरी, मानो घिसी हुई म्यान से निकली चमकदार तलवार हो। जब उसकी नज़र चेन रुई की आंखों में जानबूझकर छोड़ी गई विनाशकारी आभा पर पड़ी तो उसकी भौहें तन गईं, मानो उसे कोई फायदा ही न हुआ हो। विनम्र युवक ने ये सब देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह मुस्कुराते हुए अपने मन में इस अंधेरी शक्ति, छोटे मालिक की ताकत का अंदाज़ा लगाने लगा। जब ऐसा है तो मालिक की रक्षा कैसे करोगे? चेन रुई ने युवक की ओर देखा और बेबाकी से कहा, माफ़ करना, लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थिति में मैं सिर्फ सर पर ही काम कर सकता हूँ। सर की शक्ति अभी दानव सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंची है। मैं इस जगह का प्रभारी हूं और आप सबसे अच्छे बंधक हो सकते हैं। हालांकि यह योजना काफ़ी जोखिम भरी है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता नजर आता है। ऊपरी तौर पर यह वाक्य कुछ हद तक दयालुता का खुला इजहार था, लेकिन असल में यह एक धोखा था, क्योंकि उसने हल्के से बताया कि वह दानव सम्राट के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा ये क्लोक गैंग का पुराना अड्डा था। इससे उन्हें नेता की रक्षा के लिए कुछ शत्रुतापूर्ण कदम उठाने से रोकने की थोड़ी हिचक होती। अगर वे सचमुच लड़ना चाहते थे तो चेन रुई की पहली प्रतिक्रिया भाग निकलने की थी। फिर वह पगलियों और यहाँ तक कि गुरदाम को भी उन तीनों के खिलाफ लड़ने के लिए बुला लेता। लगता है गुरु से मिलने से पहले ही हमारी मुलाकात एक दिलचस्प और प्रभावशाली व्यक्ति से हो गई थी। विनम्र युवक मुस्कुराया। उसका सौम्य और शांत स्वभाव जन्मजात लग रहा था। वह लोगों को बहुत सहज महसूस कराता था और किसी भी शत्रुतापूर्ण इरादे का आभास नहीं होने देता था। उसकी तुलना में जोसेफ का चेहरा सिर्फ एक बनावटी पाखंडी मुस्कुराहट वाला था। मेरा नाम टेरिस है। मैं खूनी साम्राज्य से आया हूँ। कृपया स्वामी को बताएं कि यह वही युवक था जिसने उसे खूनी साम्राज्य की राजधानी में नरकपंथ क्रिस्टल का टुकड़ा दिया था और मिलने के लिए कहा था। स्वामी को शायद कुछ आभास हो गया होगा, युवक ने बैठते हुए कहा। इस हरकत से उस बलवान व्यक्ति का जानलेवा आभास कम हो गया और वृद्ध व्यक्ति फिर से शांत भाव में आ गया। हालांकि चेन रुई की योजना सफल रही, फिर भी वह मन ही मन सतर्क था। दोनों शक्तिशाली लोग अपने से कमज़ोर युवक की लगभग हर बात मान रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन युवकों की पहचान कोई साधारण बात नहीं थी। चेन रुई ने दीदी को संक्षिप्त आदेश दिया। हालांकि बूढ़ा भूत हॉल के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा था और दोनों पक्षों के बीच की बातचीत नहीं सुन पा रहा था, फिर भी वह देख सकता था कि उन तीनों में एक खास पहचान थी। वह तुरंत पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। जल्द ही मास्टर जिंगशिंग उस बूढ़े भूत के साथ बाहर निकले। जब उन्होंने टेरिस को देखा तो वे थोड़े हैरान हुए। ये तो वाकई रॉयल हाइनेस टेरिस है, शाही महारानी। चेन रुई का मन बदल गया। क्या ये खूनी साम्राज्य का अफवाह फैलाने वाले गुरु को एक खास डार्क मून फोर्स ने अगवा कर लिया था और उन्हें वहीं रहने पर मजबूर किया गया था? लगता है अब यह अफवाह वाकई अविश्वसनीय है। टेरिस खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली। मास्टर शिंगशिंग का अभिवादन दरअसल चेन रुई को टेरिस की पहचान याद दिलाने के लिए था, ताकि बेवजह परेशानी न हो। टेरिस जाहिर तौर पर एक असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। खूनी साम्राज्य, शाही महारानी, मैं सचमुच बहुत असभ्य था। चेन रुई ने अचानक कुछ समझ जाने का नाटक किया और थोड़ा झुक गया। हालांकि हम पहली बार मिले थे, सर अगुइले ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। टेरिस ने जवाब में सिर हिलाया। दरअसल मैं ही बदतमीज थी, लेकिन मुझे लगता है कि सर मोंटेरो के इस छोटे से मजाक को दिल पर नहीं लेंगे। खैर, मैं जानती हूं कि मास्टर को गोलमोल बातें करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आती हूं। इस बार मेरा इरादा मास्टर को मैकेनिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में खूनी साम्राज्य की राजधानी में जाने के लिए आमंत्रित करना है। चेन रुई मन ही मन हैरान था कि खूनी साम्राज्य के राजकुमार की यात्रा का उद्देश्य जिंगशिंग को खूनी साम्राज्य के मैकेनिक एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इसके अलावा वह चेन रुई के सामने सिर काटने से भी नहीं हिचकिचाया। यह मामला है। खूनी साम्राज्य के मैकेनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और दोहरी विशेषज्ञता वाले मास्टर नेट को हाल ही में एक एहसास हुआ। उन्हें कुछ समय के लिए बंद दरवाजों के पीछे प्रशिक्षण लेना होगा। एसोसिएशन को उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ मास्टर की तत्काल आवश्यकता है। खूनी साम्राज्य की राजधानी ने मास्टर के लिए एक प्रथम श्रेणी का निवास और सर्वोत्तम प्रयोगशाला तैयार की है। जब तक मास्टर निमंत्रण स्वीकार करने को तैयार हैं, तब तक आप खूनी साम्राज्य की कुलीन उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। आपके वंशज कुलीन होंगे और मास्टर की प्रेमिका सुश्री सासा आपके परिवार के साथ जा सकती हैं। इस उपाध्यक्ष को विशिष्ट मामलों के लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता नहीं है। आप एसोसिएशन के सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ अवसरों पर आपको बैठकों जैसी कुछ गतिविधियों में भाग लेने के लिए पूरे खूनी साम्राज्य मैकेनिक एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करना होगा। क्लोक गैंग की भूतनी लड़की के प्रति मास्टर जिंगशिंग का जुनून पहले से ही जगह जाहिर था। टेरिस द्वारा प्रस्तावित ये उपचार, खासकर संघ के संसाधनों का उपयोग और वंशानुगत कुलीन उपाधि, निस्संदेह बहुत आकर्षक थे। जैसे ही टेरिस ने बात की, उसकी नज़र चेन रुई पर गई। मुखौटे के पीछे चेन रुई की नज़र अभी भी शांत थी।
कोई उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था। मास्टर जिंगशिंग क्लोक गैंग के मेहमान हैं। वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जब तक वे चाहें मैं उनकी कोई राय नहीं लूंगा, भले ही वे चले जाएं। जब जिंगशिंग खूनी साम्राज्य में रहा तो टेरिस ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। टेरिस ने उसे बिना किसी मांग के ढेर सारी सामग्री मुफ्त में दी। विदा होते समय उसने उसे एक बहुत ही कीमती नरपंख क्रिस्टल भी दिया। गुरु जिंगशिंग का इस युवक पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक बार अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने का वादा किया। अब जब टेरिस स्वयं आए और उसने इतनी बेहतरीन परिस्थितियां पेश की तो जिंगशिंग ने तुरंत चिंतनशील भाव दिखाया। थोड़ी देर बाद डार्क गॉब्लिन मास्टर ने अंततः एक निर्णय लिया। मुझे माफ़ करना रॉयल हाइनेस टेरिस, हालांकि आपकी परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं, फिर भी मैं ब्लडी एम्पायर जाने या ब्लडी एम्पायर मैकेनिक एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनने की योजना नहीं बना रहा हूं। यह जवाब सुनकर टेरिस के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसने एक जादुई संचार ताबीज मेज पर रख दिया। उसने एक पल सोचा, हालांकि यह बहुत खेदजनक है, फिर भी मैं गुरु की राय का सम्मान करता हूं। अगर गुरु अपना मन बदलते हैं तो आप इस ताबीज का इस्तेमाल करके मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये समय सीमा असीमित है। मास्टर जिंगशिंग भावुक हो गए। महाराज, आपकी दयालुता को ठुकराने के लिए मुझे खेद है। मैं वादा करता हूं कि राजधानी में मुझे मिले आतिथ्य के बदले में मैं आपको कोई भी जादुई वस्तु मुफ्त में बनाकर दूंगा। टेरिस मुस्कुराई और बोली, तो फिर मैं पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे तब तक मालिक को परेशान करना होगा। ये कहते हुए खूनी साम्राज्य के राजकुमार ने चेन लुई की ओर देखा। आज मुझे बहुत कुछ मिला है क्योंकि मैं गुरु से मिल सका और इस प्रशंसनीय सर लीडर को जान सका। वैसे सर लीडर, मैं इस बार फॉलन एंजल एम्पायर में अनौपचारिक तौर पर आया था, इसलिए सर टेरिस निश्चिंत रहें। आज सिर्फ 3 पुराने दोस्त ही यहाँ गुरु से मिलने आए हैं। जब टेरिस ने अपनी उपाधि में हुए परिवर्तन के बारे में सुना तो उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई। मैंने सुना है कि डार्कमून में कई नए उत्पाद हैं और साथ ही हाल ही में चर्चित खजाना भी है। जाने से पहले मैं कुछ खास उत्पाद वापस खरीदने के लिए कुछ दिन रुक सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या सर लीडर मेरे लिए कोई गाइड का इंतजाम करने को तैयार हैं। महामहिम, यह मेरा सम्मान है। जारी, क्या ये टेरिस भविष्य में चेन लुई की सहयोगी होगी? चेन लुई को लंबे समय से उम्मीद थी कि मास्टर शिंगशिंग टेरिस को अस्वीकार कर देंगे। सर्वोत्तम निर्माण स्थितियों के संदर्भ में, हालांकि क्लोक गैंग की मौजूदा प्रयोगशाला खूनी साम्राज्य जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसके पास एक ऐसा लाभ था जो खूनी साम्राज्य और यहां तक कि पूरे दानव क्षेत्र में भी उपलब्ध नहीं था, और वह था परिष्कृत सामग्री। टेरिस शिंगशिंग को कुछ दुर्लभ उच्च शुद्धता वाली सामग्री प्रदान कर सकती थी, लेकिन शिंगशिंग यहां अपनी इच्छानुसार सभी उच्चतम शुद्धता वाली सामग्रियों का उपयोग कर सकता था। ये पूरी तरह से अतुलनीय था। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि चेन लुई ने ग्रैंड मास्टर की गुप्त विधि के अनुसार इन उच्चतम शुद्धता वाली सामग्रियों का उत्पादन कैसे किया, लेकिन जब तक चेन लुई उसे ये सामग्रियां प्रदान करना जारी रख सकता था तब तक जिंगशिंग को इन पर गौर करने की आवश्यकता नहीं थी। इतना ही नहीं, उसकी प्रेमिका सुश्री सासा के अलावा वहां स्काई भी थी, जो एक समान विचारधारा वाली करीबी दोस्त थी और तीनों में विशेषज्ञता प्राप्त रहस्यमय प्रतिभा थी, जिसे शिल्प कौशल का महान गुरु बनने की सबसे बड़ी उम्मीद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्काई की असली पहचान फोनसाक थी, जो खूनी साम्राज्य मैकेनिक एसोसिएशन का असली उपाध्यक्ष था। उसने एक बार जिंगशिंग को बताया था कि दानव क्षेत्र का शीर्ष मैकेनिक, जो खूनी साम्राज्य मैकेनिक एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था, नेट दूसरों के कौशल को हथियाने के लिए गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल करता था और उस समय स्काई के परिवार को नुकसान पहुंचाता था। खूनी साम्राज्य में नेट की शक्ति और प्रभाव बहुत प्रबल था। अगर स्काई ने उसे सीधे उजागर भी कर दिया होता तो भी शायद इसका कोई असर नहीं होता, इसलिए जिंगशिंग कभी भी इस जाल में नहीं फंसता और उपद्रव का उपाध्यक्ष नहीं बनता। टेरिस के जाते ही बूढ़ा भूत दीदी आगे आया और चेन लुई को कुछ बताया। मास्टर स्काई उससे मिलना चाहता था। चेन लुई को स्काई की पिछली असामान्यता याद आ गई और वह तुरंत पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। मास्टर जिंगशिंग भी उसके पीछे चल पड़े। एक आदमी अभी अभी पिछवाड़े से निकला। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी गया हो। वह एक परिचित भी था, डार्क मून का सबसे बड़ा पोषण मास्टर, मास्टर एल्डास। एल्डास के चेहरे पर खुशी के भाव थे। जब उसने अगुइले को देखा तो उसने हल्के से सिर हिलाया। चेन लुई ने भी जवाब में सिर हिलाया। एल्डास की छोटी बहन लिसा अपने बड़े भाई को माफ करने को तैयार नहीं थी, जिसने मैकेनिक्स के शौक में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी थी और अपने पिता को उनकी मृत्युशैया पर भी नहीं देख पाया था। उस समय चेन लुई ने उसे बचाने के बाद क्लोक मैजिक शॉप में सेल्सपर्सन के तौर पर नौकरी दिलवाई। किसी वजह से लिसा स्काई की ओर आकर्षित हो गई, जिसने अपनी पत्नी को खो दिया था। उसने वास्तव में स्काई का साहपूर्वक पीछा किया। एक औरत के लिए एक आदमी का पीछा करना आसान था। स्वाभाविक रूप से जब बूढ़ा आदमी स्काई किसी युवती से मिलता तो वह स्वाभाविक रूप से पालना लूट लेता। लिसा एक बहुत ही योग्य महिला थी।
स्काई के साथ आने के बाद उसने ईव और एलियन का भी अच्छा ख्याल रखा। अपने प्रेमी स्काई की मध्यस्थता से उसके अपने भाई एल्दास के साथ उसके रिश्ते सुधरने लगे। इससे मास्टर एल्दास बेहद आभारी हुए, इसलिए उन्होंने दोनों के रिश्ते को और भी ज्यादा सहारा दिया। इसलिए वह अपनी बहन से मिलने फिर से क्लोप गैंग में आ गए। एल्दास के जाने के बाद चेन रूई ने पिछवाड़े में स्काई को देखा। धुंध के फूल और जीवन शक्ति के फव्वारे के उपचार से स्काई का श्राप पूरी तरह से मुक्त हो गया था। उसका पुराना रूप भी एक डार्क एल्फ जैसा सामान्य सौंदर्य प्राप्त कर चुका था। जीवन के अनुभवों से भरी निगाहों और विचारशील मूंछों के साथ वह एक बेहद आकर्षक और परिपक्व सुंदर लड़का माना जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लिसा को आकर्षित कर सकता था। सर लीडर, जब स्काई की बेटी एलियन ने चेन रूई को आते देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह उठ खड़ी हुई और उछल पड़ी, अपनी बहन ईव के साथ खेल रहे शतरंज के खेल को नज़रअंदाज करते हुए। एलियन और भी प्यारी होती जा रही है। चेन रूई ने हमेशा की तरह एलियन का सिर सहलाया। उसने शर्मीली लड़की ईव की तरफ देखा जिसने उसे झुककर प्रणाम किया था, और उसने कहा, ईव भी। ईव शर्मा गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी आंखों के कोनों में खुशी थी। ठीक है, तुम्हारे पापा को सर लीडर से कुछ बात करनी है। चलो अंदर जाकर खेलते हैं। उन्हें परेशान मत करो, एक सगी माँ की तरह लिसा ने दोनों बेटियों से कहा। एलियन ने अनिच्छा से चेन रूई की तरफ देखा और फिर अपनी बहन को पकड़कर लिसा के साथ कमरे में चली गई। लिसा का अगाइल के प्रति रवैया अब काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन वह अब भी असंतुष्ट होकर बुदबुदा रही थी। इस नकाबपोश आदमी में ऐसी क्या खासियत है? दोनों छोटी बच्चियां उसे बहुत पसंद करती हैं। स्काई को लिसा की बुदबुदाहट की परवाह नहीं थी। उसने पूछा, क्या टेरिस चली गई? वह परिपक्व सुंदर लड़का खूनी साम्राज्य का उच्च वर्ग हुआ करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह खूनी साम्राज्य के राजकुमार को जानता था। चेन रूई ने सिर हिलाया। स्काई ने फिर पूछा, इस बार मास्टर जिंगशिंग से मिलने का उसका क्या उद्देश्य है? जिंगशिंग ने कहा, वह मुझे मैकेनिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में खूनी साम्राज्य में आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन मैं सहमत नहीं था। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन टेरिस ने मुझे मजबूर नहीं किया। खूनी साम्राज्य की यह कीमत मुझे अच्छी लग रही थी। वह घमंडी एलियस मुझे परेशान करता है। स्काई ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। शिंग, तुम गलत हो। मैं टेरिस की बजाय एलियस का सामना करना पसंद करूंगा। इस राजकुमार से सावधान रहना जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जिंगशिंग हैरान रह गया। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति काफ़ी अच्छा है। खूनी साम्राज्य में इसकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है। क्या तुमने कोई गलती की है? कोई गलती नहीं। स्काई की आंखों में गहरी नफरत साफ झलक रही थी। उस समय मैं और मेरी बेटियां नेट से बचने के लिए मेरे शिष्य की आड़ में थीं। मैंने रॉयल हाइनेस टेरिस से मदद मांगी। नतीजतन नेट के पीछा करने वाले को तुरंत हमारे छिपने की जगह मिल गई। अगर मेरी किस्मत ऐसी न होती तो मैं और मेरी बेटियां जहर के बादलों की खाई में मर चुके होते। अगर मैं कहूं कि यह एक इत्तेफाक है तो क्या तुम इस पर यकीन करोगी? जिंग आश्चर्यचकित रह गया और कुछ नहीं बोला। टेरिस खूनी साम्राज्य के महान राजा रायजेन का सबसे छोटा पुत्र था। उसे वर्तमान युग का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। वह सैन्य और बौद्धिक क्षेत्र में पारंगत था। वह व्यापार, राजनीति, औषधालय, शिल्पकला आदि में भी निपुण था। वह लगभग सर्वांगीण रूप से प्रतिभाशाली था। इसके अलावा वह मधुर स्वभाव वाला, उदार और दयालु था, इसलिए वह लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था। बस यही अफसोस था कि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति में शक्ति प्रतिभा के मामले में ज्ञान के साथ खड़े होने की योग्यता का अभाव था। उसकी प्रगति धीमी थी। अपने बड़े भाई एलियस, जो दानव अधिपति स्तर तक पहुंच चुका था, और दानव सम्राट स्तर के कई बड़े भाइयों की तुलना में वह अभी भी महान दानव राजा स्तर पर ही अटका हुआ था। खूनी साम्राज्य युद्ध शक्ति की सबसे ज्यादा वकालत करता था। महान रायजेन उसका एक प्रतिनिधि था, इसलिए एक तरह से टेरिस के सिंहासन पर बैठने की संभावना लगभग शून्य थी। इसी वजह से उसका दूसरे भाइयों के साथ भी अच्छा तालमेल था। यहाँ तक कि घमंडी एलियस, जो अपने अहंकार के लिए जाना जाता था, भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। चेन रूई ने अभी अभी संपर्क किए गए कुछ विवरणों के बारे में सोचा और उसने सिर हिलाया। ये टेरिस किसी भी तरह से सरल नहीं है। किसी भी स्थिति में हमें सावधान रहना होगा। यदि टेरिस वास्तव में नेट के साथ एक ही समूह में है तो हम निडरता से अनुमान लगा सकते हैं कि गुरु को यह निमंत्रण नेट की दूसरों के कौशल को अवशोषित करने की गुप्त तकनीक से संबंधित हो सकता है। शायद वह त्रिविशेषज्ञ प्रतिभाशाली गुरु से प्रभावित था, इसलिए वह दानव क्षेत्र का पहला ग्रैंड मास्टर मैकेनिक बनने के लिए त्रिविशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए पिछले दरवाजे का उपयोग करना चाहता है। हालांकि पिछले दरवाजे का मतलब नया था, स्काई को तुरंत समझ आ गया। उसने गंभीरता से कहा, मैं इससे इनकार नहीं करता क्योंकि नेट की गुप्त तकनीक की बहुत सीमाएं हैं।
अगर विरोधी की इच्छाशक्ति दृढ़ है तो पीछे हटना होगा, इसलिए छल कपट बलपूर्वक बंदी बनाने से कहीं ज्यादा कारगर है। अगर वह मुझे जबरदस्ती पकड़ना चाहता है तो मुझे डर है कि कोई उसे रोक नहीं पाएगा। मास्टर जिंगशिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसके पीछे दो लोगों को जानता हूं, एक मोंटेरो है और दूसरा नीलसा। दोनों ही खूनी साम्राज्य के प्रसिद्ध दानव सम्राट हैं। ये निश्चित नहीं है। चेन रुई की आंखें चमक उठीं। पता चला कि उस बूढ़े आदमी का नाम नीलसा है। चूंकि वह कोई दानव अधिपति नहीं है, इसलिए उससे निपटना ज्यादा आसान है। दानव सम्राट स्तर पर पगलियों का कोई विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर टेरिस के मन में भी यह विचार है तो भी वह शायद अभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि मास्टर ने आते ही अपनी पहचान बता दी थी। चेन रुई ने कुछ देर जल्दी से सोचा, मुझे कुछ दिनों में कुछ समय के लिए बाहर जाना है। मैं इस मामले में कुछ व्यवस्था करूंगा। मास्टर जिंगशिंग, आपको इस दौरान जितना हो सके बाहर नहीं जाना चाहिए। मास्टर स्काई, हालांकि कुछ चीज़ों से आपका रूप बदला जा सकता है, लेकिन ये गारंटी देना मुश्किल है कि दूसरे पक्ष द्वारा आपकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। कृपया सावधान रहें। एलियन और ईव का भी ध्यान रखें। स्काई ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी औरत और बच्चे अब यहाँ थे। अगर उसके छिपने की जगह का पता चल गया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। इसके अलावा क्लोक गैंग और उसके दोस्त भी प्रभावित होंगे। जोसेफ की बड़ी जुआ योजना में सहयोग करने के लिए चेन रुई ने जानबूझकर अरक्स और दीदी को फिर से बुलाया। उसने उन्हें सावधानीपूर्वक आदेश दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे समझ गए हैं, उसने क्लोक गैंग छोड़ दिया। शेरिफ निवास लौटकर चेन रुई ने पगलियों को दो दानव सम्राट स्तरीय महाशक्तियों के प्रकट होने के बारे में बताया। पगलियों ने तुरंत अपनी छाती थपथपाए और सहमति व्यक्त की। चून की राजधानी की योजना सामने आने वाली थी, इसलिए चेन रुई ज्यादा देर तक डार्क मून में नहीं रह सकता था। पगलियों की मुहर को पहले ही खोलने के लिए चेन रुई ने गहन विश्लेषण का उपयोग करके जहर वाले अजगर पर सभी प्राचीन रूनों को दर्ज किया। अजीब बात यह थी कि जहर वाले अजगर के आसपास के प्रतीकों को कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन चेन रुई उन्हें जहर वाले अजगर से पहली मुलाकात में ही बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह शायद सुपर सिस्टम था। ये प्रतीक स्थिर नहीं थे, ये हर घंटे बदलते थे। पहले लंबे समय तक अवलोकन करने पर इन्हें चक्रीय रूप से दिन में 12 बार बदलना चाहिए था। ये हर 7 दिन में फिर बदल जाते थे। ये बेहद रहस्यमय और गहन था। पिछले रेनबो वैली के अनुभव से अगर परी ड्रैगन को पगलियों का जादू दूर करने में मदद करने के लिए डार्क मून बुलाया जाता तो शायद वह दुश्मन की लाश पर रून का अध्ययन करने के लिए ज्यादा इच्छुक होती। इसके अलावा जोला के नैतिक मूल्यों को देखते हुए कोई भी वादा अविश्वसनीय था। ये बात तब भी सच थी जब इनाम एक चांदी का डिब्बा ही क्यों ना हो। इसलिए रूनों के बारे में उसकी सलाह नकल करके मांगना सबसे सुरक्षित और कारगर तरीका था। हालांकि ड्रैगन शिलालेख पर जोला की शोध उपलब्धियों के संदर्भ में पगलियों भी, जो हमेशा से इस मामले में आत्मविश्वासी रहा था, प्रभावित हुआ। रेनबो वैली में रहते हुए चेन रुई ने जो स्थान सीखा था उसकी तुलना पगलियों के विशेष प्रशिक्षण और शिक्षण से करने पर नई प्रगति हुई थी। क्षेत्र की अस्पष्ट अवधारणा धुंधली हो गई थी। ये आकाशगंगा क्षेत्र पर अपने अस्तित्व के भरोसे से स्वतंत्र रूप से संचालित होने में बदल गई थी, लेकिन उसे लगता रहा कि कुछ और कमी है। शायद उसे मैग्रेज राज्य की शक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए एक अवसर की आवश्यकता थी। यह अगले फैक्डा तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा भी थी। शक्ति का स्तर जितना ऊंचा होता, उसे भेदना उतना ही कठिन होता। सुपर सिस्टम के लिए भी यही सच था। अगले स्तर तक पहुंचने से पहले वर्तमान स्थिति की शक्ति को पूरी तरह समझना जरूरी था। चेन रुई को इस यात्रा में 2 काम पूरे करने थे, एक तो प्राचीन रून सीखना और दूसरा राजधानी की योजना पूरी करना। शायद उसके पास पहले की तरह डार्क मून पर लौटने का समय नहीं था। विदाई बस आने ही वाली थी। एथेना और किया उससे अलग होने को तैयार नहीं थीं। पिछले 3 दिनों में वे लगभग हर पल एक दूसरे से बेहद कोमल और स्थायी एहसास के साथ चिपकी रहीं। शुक्र है कि वह बदजुबान लड़का एकांत प्रशिक्षण के लिए गया था, वरना चेन रुई को प्रजनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़े रात में 7 बार वीर्यपात या एक दिन में 1 बार जैसे नामों से पुकारा जाता। दरअसल एथेना, जो आमतौर पर सीधी सादी और उदार रहती थी, की तुलना में आज्ञाकारी और ईमानदार दिखने वाली छोटी नौकरानी बिस्तर पर कहीं ज्यादा सक्रिय थी। अपने प्रियतम के सामने सक्कुबस बिना किसी हिचकिचाहट के खिल उठी और पूरे मन से सेवा की। विरासत में मिली विभिन्न तकनीकें उसकी स्मृति में प्रेम कला की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पैटर्न से कहीं बेहतर थीं। इससे उसे प्रेम संबंधों के रोमांस का आनंद लेने का मौका मिला। बेशक उन्होंने उस महिला शेरिफ की उपेक्षा नहीं की जिसे किया ने बुद्धिमानी से अपनी पहली पत्नी माना था। किया ने एथेना को मनाने के लिए कुछ तरीके अपनाए ताकि डार्क मून छोड़ने से पहले आखिरी रात को छोटी नौकरानी शर्मीली महिला शेरिफ को लेकर उसके बिस्तर पर आ जाए। उस आदमी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसे एक अभूतपूर्व एड्रेनालाइन रश महसूस हुआ। क्या
क्या ये वही पौराणिक थरी हो सकता है? उस रात ऐसा कहा गया कि शेरिफ के घर से 10 मील के दायरे में भेड़िए की चीख सुनी जा सकती थी। अगले दिन तरोताज़ा चेन रुई राजधानी की सड़क पर दिखाई दी। पूरी योजना में सबसे महत्वपूर्ण दृश्य आखिरकार सामने आया। फॉलन एंजल की राजधानी में जब महल का उच्च पदस्थ सलाहकार चार्ल्स शहर के द्वार पर शान से घुसा तो पहरेदार थोड़े हैरान हुए। फिर चेन रुई भीतरी शहर से होते हुए इसाबेला के घर पहुंचा। जब इसाबेला को उसके आगमन की खबर मिली तो उसने तुरंत उसका अभिवादन किया और हवेली में उसका स्वागत किया। इसाबेला के चेहरे पर एक अनोखी कठोरता झलक रही थी। उसका पहला वाक्य था, तुम अब भी सार्वजनिक रूप से सामने आने की हिम्मत क्यों कर रही हो? चेन रुई ने उत्सुकता से पूछा, आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या तुमने लोडन को मार डाला? चेन रुई ने बिना कोई जवाब दिए पूछा, आपका मतलब लिंकन परिवार के उत्तराधिकारी से है? क्या वह मर गया है? इसाबेला ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस मामले की जांच हो चुकी है। जिस दिन आप राजधानी से रेड स्पिरिट एस्टेट के लिए निकले थे उसी दिन लॉर्डन, डीनली परिवार और रयान परिवार के लोग, साथ ही शाही परिवार की मियाँ भी आपकी मुसीबत ढूंढने गए थे। नतीजा ये हुआ कि उनके शव एक पहाड़ के जंगल में मिले। ये पास ही रेड स्पिरिट एस्टेट जाने वाला रास्ता था। लॉर्डन को बेहद क्रूर तरीके से मारा गया था। उसकी लाश वहाँ नहीं थी। किसी गुप्त तकनीक से ही उन्हें पता चला कि बचा हुआ मांस और खून। इसाबेला, तुम क्या कहना चाह रही हो? अब चार्ल्स, इससे इनकार करना बेकार है। कई पीड़ित परिवारों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि तुमने लॉर्डन और बाकी लोगों को मारा है। अब तुम बड़ी मुसीबत में हो। चेन रुई ने अपना सिर हिलाया, आप ये क्यों नहीं पूछते कि लॉर्डन और वे लोग मेरे साथ क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? कारण जो भी हो, वे सब अब मर चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत है। इसाबेला ने आह भरी, पीएस डीनली परिवार का मुख्य जादूगर है जबकि लेस्टन रयान परिवार का दामाद है। वह परिवार में दानव सम्राट बनने का सबसे प्रबल दावेदार है। लॉर्डन लिंकन परिवार का उत्तराधिकारी है। ये तीनों राजधानी के अनुभवी परिवार हैं। शाही परिवार की मियाँ की तो बात ही छोड़िए। इस घटना ने पहले ही काफ़ी हंगामा मचा दिया है। शायद शाही महारानी भी तुम्हारी रक्षा न कर पाएं। चेन रुई ने शांति से कहा, ऐसा नहीं है कि वह मेरी रक्षा नहीं कर सकता। बस हो सकता है कि वह मेरी रक्षा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार न हो। यह हत्या का मामला है। मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई सैमुअल ये खबर सुनकर रेड स्पिरिट एस्टेट से भाग गया है। उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। शायद उसने इंसानों की दुनिया में लौटने का कोई रास्ता खोज लिया है। लेकिन नहीं है। अभी भागो। इसाबेला ने उसे बीच में ही टोक दिया। इससे पहले कि पहरेदार यहाँ आएं, जल्दी से निकल जाओ। हो सके तो तुरंत इंसानों की दुनिया में वापस चले जाओ और फिर कभी दानव लोक में मत आना। इसाबेला अचानक चेन रुई को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो गई? क्या ये कोई चाल थी या प्यार?